नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से माई पीसीएस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल हम लोगों ने यूपी पीसीएस 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका जीएस फर्स्ट पेपर को हम लोगों ने उसके 10 क्वेश्चन का डिटेल्स एनालिसिस देखा था, जिसमें हम लोगों ने उसके एक-एक ऑप्शन को जैसे इसमें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या होता है, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। तो उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके लगभग 20 या 25 क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उस पे हमें विचार करना है। जो भी हम लोग पढ़े हैं उसके अनुसार अपने ज्ञान का यहाँ प्रदर्शन करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। विज्ञान जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। तो ये बिल्कुल सही है। जो विज्ञान है, जांच, वैज्ञानिक जो जांच होती है, व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर अ, निर्भर करती है। दूसरा क्या है, विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सही है, विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार से देखें तो दोनों कथन सही दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए, दोनों कथन ए और दो सही है। और आप लोग आंसर भी यहाँ देख सकते हैं, उत्तर ए है। और इसकी व्याख्या क्या है, वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है और विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो विज्ञान से कुछ जुड़ी खास बातें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। विज्ञान शब्द वि और ज्ञान शब्द से मिलकर बना है। इसका मतलब है विशिष्ट ज्ञान। तो विज्ञान का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ों में विशिष्ट ज्ञान से तात्पर्य है, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान भौतिक, रासायनिक और जैविक ब्रह्मांड में उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में ज्ञान की प्रणाली है। तो विज्ञान के अंदर जो भौतिक है, भौतिक संसार है, और रासायनिक और जैविक ब्रह्मांड है, जो उसके बारे में होने वाली घटनाओं के बारे में ज्ञान की प्रणाली है, ज्ञान है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। विज्ञान को प्रयोगों, अवलोकनों और सही साक्ष्यों के जरिए ज्ञान की खोज और अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। विज्ञान को दुनिया और उसके व्यवहार के प्रति जिज्ञासा माना जा सकता है। तो जो विज्ञान है वो दुनिया और उसके व्यवहार के प्रति जिज्ञासा माना जा सकता है। विज्ञान ने हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह स्वास्थ्य, यातायात, परिवहन और बिजली जैसे क्षेत्रों में हमारे अतिरिक्त अस्तित्व को बदल रहा है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। इसका फुल फॉर्म सिस्टमेटिक कॉम्प्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर कॉज एंड इफेक्ट है। तो ये साइंस का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे दिया हुआ है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका मतलब है ज्ञान। विज्ञान के अभ्यास करने वाले व्यक्ति को प्राकृतिक दार्शनिक या वैज्ञानिक कहा जाता है। विलियम हेवेल ने साल 1834 में साइंटिस्ट शब्द की रचना की थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए थे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही है। विज्ञान जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। दूसरा, विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों की का सही क्रम है। तो यहाँ पे जो पौधे होते हैं, पौधों के प्रजातियों के बारे में दिया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, वर्ग होता है, संघ होता है, गण होता है, पद होता है, जगत होता है। तो इसी रूप में हम लोग, तो अगर अगर हम लोग इसमें देखें
तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। उसकी बात करें तो पहले सबसे पादप होता है, फिर जगत, उसके बाद संघ होता है, वर्ग और सबसे छोटा गण होता है। तो ये हम लोग की सीरीज ऑप्शन डी में सीरीज हम लोग को देखने मिल रहे हैं। और ऑप्शन उत्तर यहाँ पे डी सही है। उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम अगर देखें तो पादप, जगत, संघ, वर्ग और गण है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स कुछ दिया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जस्टिस पार्टी के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ तथ्य दिए हुए हैं, उसके बारे में बताना। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उससे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। तो बिल्कुल सही है। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस थी, कांग्रेस का विरोध अ, एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाले संगठन कहकर किया था। ये बिल्कुल सही बात है। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो जो मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए जो प्रावधान किए गए थे, सांप्रदायिकता के जो डेफिनेशन दी गई थी, उसी प्रकार से इस में भी गैर ब्राह्मणों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार में। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों तथ्य यहाँ पे सही है। इस प्रकार से हम लोग देखें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों उत्तर ए सही है। नीचे यहाँ पे हम लोग जस्टिस पार्टी के बारे में कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं डिटेल्स में। तो जस्टिस पार्टी आधिकारिक तौर पर दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन, ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में एक राजनीतिक पार्टी थी। इसकी स्थापना 20 नवंबर 1916 को डॉक्टर सी नेट्सा मुदलियर द्वारा मद्रास के विक्टोरिया पब्लिक हॉल में की गई थी और प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मणों सम्मेलनों और बैठकों की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप टीएम नायर, पी थिगरैया चेट्टी और अलामेलू मंगई हैरमल द्वारा स्थापित की गई थी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रेसिडेंसी में ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच सांप्रदायिक विभाजन शुरू हुआ, जिसका मुख्य कारण जातिगत पूर्वाग्रह और सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों की अनुपातहीन प्रतिनिधित्व था। जस्टिस पार्टी की स्थापना ने मद्रास में गैर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संगठन स्थापित करने की कई प्रयासों को प्रणीति को चिन्हित किया और इसे द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। तो जो जस्टिस पार्टी है इसमें ये द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत के रूप में एक पहली कड़ी के रूप में इसको देखा जाता है। अपनी शुरुआती वर्षों के दौरान पार्टी शाही प्रशासनिक निकायों और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों से सरकार में गैर ब्राह्मणों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करने में शामिल थी। जब 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के कारण प्रशासन की द्वैध प्रणाली स्थापित हुई तो जस्टिस पार्टी ने राष्ट्रपति शासन में भाग लिया। 1920 में इसने राष्ट्रपति पद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव जीता और सरकार बनाई। अगले 17 वर्षों तक इसने 5 में से 4 मंत्रालयों का गठन किया और 13 वर्षों तक सत्ता में रही। यह मद्रास में राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य राजनीतिक विकल्प था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस से हारने के बाद यह कभी उभर नहीं पाई। यह पेरियार, ईवी रामास्वामी और उनके आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्व में आया। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को सामाजिक संगठन द्रविड़ कंजगम में बदल दिया। तो लास्ट में क्या हुआ, 1944 में पेरियार जी ने जस्टिस पार्टी को सामाजिक संगठन यानी द्रविड़ कड़गम में बदल दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जस्टिस पार्टी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखी। जस्टिस पार्टी की स्थापना 20 नवंबर 1916 को डॉक्टर सी नेट्सल मुदलियार द्वारा मद्रास के
विक्टोरिया पब्लिक हॉल में की गई थी। तो एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जस्टिस पार्टी के बारे में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 देखा। क्वेश्चन नंबर 13 में दोनों तथ्य सही है। जस्टिस पार्टी कांग्रेस का विरोध उसके एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाली संगठन कहकर किया, क्योंकि कांग्रेस में उस समय ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे। दूसरे, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि पार्लियामेंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है। दो तथ्य दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। तो बिल्कुल सही, वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी जो है इसका गठन 1927 में हुआ। सॉरी, यहाँ पे 1927, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। इसका ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, और सॉरी ऑप्शन डी सही होगा। तो जो पहला क्या है, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में ना होकर 1925 में हुआ था। तो इस प्रकार से ये तथ्य हम लोग का क्या हो गया, गलत है। इस पार्टी कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसकी अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का जो कार्य था वो कांग्रेस के अंतर्गत ही रहकर काम करना था, जिसमें इसके अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाए जा सके। इसके लिए वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी एक कांग्रेस का ही पार्ट कह सकते हैं, जो छोटे स्तर पे था। इस प्रकार से देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी यहाँ पे आंसर सही होगा। केवल दो तथ्य सही है, बाकी वर्कर एंड पीजेंट पार्टी जो थी इसका गठन 1925 में हुआ था। आइए एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1925 में हुआ था और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया था 1928 में, और इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था। तो जो इस पार्टी का उद्देश्य था वो कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इनकी अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो जो इस पार्टी का उद्देश्य था कि ये अधिक क्रांतिकारी जो रेवोल्यूशंस क्रांतिकारी रुझानों वाली पार्टी के रूप में इसको देखा जाए और ये आम जनता के बीच में और आम जनता का संगठन को बनाया जा सके। नेक्स्ट हम लोग पार्टी की स्थापना के बारे में यहाँ दिया हुआ है। वर्कर एंड पीजेंट पार्टी वर्कर एंड पीजेंट पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1925 को बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लेबर स्वराज पार्टी के रूप में हुई थी। पार्टी के संस्थापक नेता काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत कुमार सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद और शमसुद्दीन हुसैन थे। संस्थापक घोषणा पत्र पर काजी नजरुल इस्लाम ने हस्ताक्षर किए थे और न्यायालय के समक्ष यह पहले ही बताया जा चुका है कि वर्कर एंड पीजेंट पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसकी स्थापना क्रांति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये जो पार्टी जब बनी थी तो इसमें न्यायालय के समक्ष ये पहले ही बता दिया गया था कि इस पार्टी का उद्देश्य क्या है। स्थापना करने का उद्देश्य क्रांति के माध्यम से जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता स्थापित करने का उद्देश्य है उसको स्थापित करने के लिए। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लिया। वर्कर एंड पीजेंट पार्टी 1924 में 25 में
इसकी स्थापना हुई थी और इस पार्टी का अंतर्गत कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसके अधिक क्रांतिकारी रुझान वाले पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नीचे 4-5 घटनाएं दी गई हैं, उसके विचार करना है कि ये सबसे पहले कौन है, हुआ कौन, बाद में इसका कालानुक्रम बताना है। पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में हुआ था और नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 में, इंडियन सोसाइटी 1872 और इंडियन एसोसिएशन 1876। तो अगर हम इसकी हायरार्की देखें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में यानी पहले नंबर पे, नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1870 दूसरे नंबर पे, इंडियन सोसाइटी 1972 तीसरे नंबर पे और इंडियन एसोसिएशन 1976 चौथे नंबर पे। तो ये चारों का काल क्रम है और ये इस प्रकार से हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन में एक सही काल क्रम में लगी हुई है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। 1 2 3 4 ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन 1866, नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1870, इंडियन सोसाइटी 1872 और इंडियन एसोसिएशन 1876। आइए इनके बारे में जानते हैं क्या है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी 1866 में की थी। एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष लॉर्ड लिविंडेन थे। बैठक किंगस्टन हॉल वेस्टमिंस्टर में आयोजित की जाती थी। EIA ने 1949 में नेशनल इंडियन एसोसिएशन को शामिल किया और ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान एसोसिएशन बन गया। नेशनल इंडियन एसोसिएशन का गठन ब्रिस्टल में मैरी कॉर्पोरेट द्वारा किया गया था। अगले वर्ष लंदन शाखा का गठन किया गया। मैरी कॉर्पोरेट की मृत्यु के बाद एलिजाबेथ एडिलेड मैनिंग सचिव बनी और संगठन लंदन चला गया, जहां इसकी गतिविधियां मैनिंग का प्रायः बन गई। तो इस प्रकार से हम लोग नेशनल इंडियन एसोसिएशन को भी देखा। और नेक्स्ट है 1872 में आनंद मोहन बोस ने ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए लंदन में इंडियन सोसाइटी का गठन किया। तो जो बाहर वहाँ पे लंदन में जो भारतीय मूल के निवास के लोग रहते थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए वहाँ पे इंडियन सोसाइटी का गठन किया गया। बाद में यह संगठन भारतीयों के लिए अपनी मांगों को मुखर करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया। और इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो ब्रिटिश भारत में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा 1876 में स्थापित पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। इस एसोसिएशन का उद्देश्य हर वैध तरीके से लोगों को राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी सही है। इसकी हायरार्की बिल्कुल 1 2 3 4 इसी क्वेश्चन के अनुसार है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कुछ नीचे घटनाएं दी गई हैं, उसको विचार करना, उसे कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो यहाँ पे पहला दिवस शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार की घोषणा और चौथा ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पे शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह की बात करें तो यहाँ पे शाही भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। 18 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946 को। तो यहाँ पे देखिए बहुत माइनर सा हमें फर्क देखने को मिल रहा है एक दिन का। 1946
और अंतरिम सरकार का गठन की बात करें तो अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946। और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली आगमन कब हुआ था? तो 1900, इसका भी यह जनवरी 1946 में हुआ था, जनवरी 1946 में। तो अगर हम यहाँ पे ईयर देखें तो ईयर 46 पूरे सब में है। यहाँ पे अब हमें मंथ के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली आगमन जनवरी में हुआ था, यानी सबसे ये पहले हो जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद हम लोग जनवरी के बाद फरवरी आता है। फरवरी में शाही भारतीय नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को दूसरे नंबर पे। और यहाँ पे कैबिनेट मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1949 को हुई थी, तीसरे नंबर पे। अंतरिम सरकार की घोषणा का गठन 2 सितंबर 1946 को, ये चौथे पे। इस प्रकार से हम लोग देखें तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 का कॉम्बिनेशन हम लोग को देखें ऑप्शन में 18 फरवरी 19 फरवरी। तो सबसे पहले हाँ, तो ये इसमें हम लोग का ऑप्शन बी सही दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही होना चाहिए, क्योंकि हमारे 4 1 4 1 2 उसके बाद 3। सॉरी। आइए यहाँ पे देखते हैं शाही भारतीय नौसेना विद्रोह या रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था। यह विद्रोह खराब भोजन, कठोर व्यवहार और जातिगत भेदभाव जैसी समस्याओं का विरोध में हुआ था। इस विद्रोह में नाविकों ने कई मांग उठाई थी, जिनमें शामिल थी, तो इसमें कई से मामले थे। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, ताकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में की थी। इस मिशन का मकसद भारत में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करना था। और 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और यह सरकार है जिसके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक भारतीय स्वतंत्र से पहले राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है ब्रिटेन के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली आगमन। जो ब्रिटेन के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली आगमन हुआ था, यह जनवरी 1946 में घटी थी। प्रतिनिधिमंडल भारत में राजनीतिक स्थिति का आकलन करने और सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने आया था। इसमें रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, यह विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था। इसमें इसको हम लोग हटा देंगे, लोगों ने ऊपर देखा अभी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16 का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह बंबई के एक पारसी सुधार बहराम मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। बिल्कुल सही है, ये बम्बई के जो पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे, उन्होंने की वकालत की थी। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन देखें तो केवल एक सही है, ऑप्शन सी। सहमति की आयु अधिनियम 1819 के संदर्भ में यह
यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। सहमति की आयु क्या है देखते हैं। सहमति की आयु अधिनियम 1891 ब्रिटिश भारत में पारित एक कानून था। इस कानून के तहत विवाह और यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र को 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया था। इस कानून में को 1891 के अधिनियम 10 के नाम से जाना जाता है। 10 के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून से जुड़ी कुछ खास बातें। इस कानून को सर एंड्रयूज स्कोबल ने विधान परिषद में पेश किया था। यह कानून लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस कानून का मकसद कम उम्र में होने वाले विवाह और यौन संबंधों को रोकना था। इस कानून का उल्लंघन करने पर बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता था। इस कानून को लागू करने में रखमाबाई कानूनी मामले के अहम भूमिका निभाई थी और इस कानून को लागू करने के पीछे बहराम मालाबारी जी जैसे सुधारकों की अहम भूमिका थी। तो ये यही वाला हम लोग का ऊपर देखा था। इस कानून का विरोध कुछ भारतीय समूहों ने भी किया था। इस कानून को भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1882 में संशोधन के रूप में लागू किया गया था। तो ये हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशंस सहमति की आयु अधिनियम 1891 के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, शिवाजी को बड़े देशमुखों का विरोधों का सामना करना पड़ा। और कारण आर, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा के राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बना रहना चाहते थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं देशमुख क्या होता है, फिर इसको हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये शिवाजी को बड़े देशमुख के विरोधों का सामना करना पड़ा, तो बिल्कुल सही है। जो शिवाजी थे उनको देशमुख जो मराठा साम्राज्य में थे उनको उनका विरोध का सामना करना पड़ा और ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो ये दोनों अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण अभिकथन का व्याख्या भी कर रहा है सही। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। देशमुख है क्या है। मराठा साम्राज्य में देशमुख राजा के बराबर का पद होता था। जो देशमुख जमीन का एक क्षेत्र पाने वाला व्यक्ति होता था, इस क्षेत्र को देशमुखी कहा जाता था। देशमुखी जमीन से मिलने वाले करों का एक हिस्सा हासिल करता था। देशमुख पहले देशमुख को सरपिटल या देश पिटल कहा जाता था। देशमुख छत्रपति शिवाजी के पूर्वकालीन परंपरागत राज्य व्यवस्था की एक ऊपरी दर्जे का पद था। तो देशमुख महल या परगना नामक महसूल विभाग का मुखिया होता था। देशमुख क्षेत्र का शासक होता था। देशमुख वतन होता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा देशमुख के बारे में, ये एक राजा के बराबर का पद होता था। इसीलिए यहाँ पे शिवाजी को बड़े देशमुखों का विरोध का सामना करना पड़ा। जो मराठा साम्राज्य के में शिवाजी थे, जो उसके पैरेलल में ही जो देशमुख होते थे वो राजा के बराबर ही पदवी रखते थे। तो इसीलिए उनके विरोध का सामना करना पड़ता था। और ये जो देशमुख थे वो स्वतंत्र मराठा राज्य सामंत के पक्ष में नहीं थे। ये बीजापुर जो था उसके सामंत ही बने रहना चाहते थे। सामंत मतलब उनकी एक तरफ बोलबाला हो और राजा महाराजा का एक तरफ हो, यानी उनके पैरेलल ही रहना चाहते थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में किस कारण से प्रलय विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ था, तब प्रवालों की जो सामूहिक मृत्यु हो गई थी किस कारण से हुआ था, यहाँ पे हमें बताना है। तो पहला है तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, ऐसा कुछ नहीं है। हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, तो यही ऑप्शन यही सही होगा। हिंद महासागर में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण ही जो अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ था, प्रवालों की जो सामूहिक मृत्यु हो गई थी, वो हिंद महासागर में तापमान में जो 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई थी, इसी के कारण हुआ था। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। हिंद महासागर में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्रलयकारी विरंजन प्रवाल विरंजन हुआ था तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे अशोक के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलो सुक्तवाद से ली गई है। तो बिल्कुल ये सही है। जो अशोक ने धम्म की जो परिभाषा ली है राहुलोवाद सूत्र से ली है। और अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है, दोनों अशोक के बारे में दोनों तथ्य सही है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आइए अशोक के धम्म की परिभाषा देखते हैं। अशोक के मुताबिक धम्म का मतलब है सद्भावना, शांति से रहना। अशोक के धम्म में अहिंसा, सहिष्णुता और दूसरे के प्रति दया भाव रखने जैसे सिद्धांत शामिल थे। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कई उपाय किए, जिनमें से कुछ ये रहे। तो जी अपने धर्म प्रचार के लिए, धम्म प्रचार के लिए कुछ उपाय किए थे। आइए देखते हैं। धम्म महामात्रों की नियुक्ति, तो अपने धम्म प्रचार के लिए ये धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया। धम्म यात्राएं निकाली, जिसमें से एक यात्रा पे ये खुद गए थे। मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सालय सुविधा और मनुष्यों के लिए और जानवरों के बीमारी के लिए चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। सड़कें, कुएं और वृक्षारोपण करवाए थे। अच्छी अच्छी सड़कें बनवाए थे उस समय, और कुएं प्याऊ बनवाए थे, वृक्षारोपण भी करवाए थे सड़कों के किनारे। बलि जैसे अनुचित अनुष्ठानों पर रोक लगाए। सभी धार्मिक समूहों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। माता पिता और बड़ों का सम्मान किया, गुरुजनों का सम्मान किया। अशोक के धम्म के कुछ सिद्धांत और भी हैं। ये सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा, दूसरों के प्रति दया भाव रखना, मधुर भाषा बोलना, सुचिता और सदाचारी जीवन जीना, माता पिता और बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों का सम्मान करना और मित्र परिचितों और संबंधियों के प्रति दानशीलता दिखाना। तो इस प्रकार से हम देखें तो ऑप्शन ये अशोक के धम्म के बारे में कुछ बातें थी, और अशोक के धम्म की परिभाषा प्रकार से ऑप्शन ए सही होगा। 1 और 2 दोनों से अशोक के धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र में से ली गई है। और अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन देखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 21 to 30 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये भी वीडियो लगभग 30 से 35 मिनट की हो गई है, और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो देखने में भी परेशानी होगी आप लोगों को। तो इसीलिए चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।